BVM खबर 24 के कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा फरीदाबाद में आप सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, आज हमारे जो ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं जगजीत कौर पन्नू जी, जो कि इनेलो के ज़िलाध्यक्ष हैं और साथ में प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन का भी इनका जो जिम्मेदारी इनके पास है। तो हमें मौका मिला, एक तो इनका आगामी 25 तारीख को एक कार्यक्रम है, एक तो जानकारी ये लेंगे और फिर हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप बतौर प्रवक्ता इनेलो के आप भी अपनी बात कह सकते हैं। और हमने भी एक कार्यक्रम समाचार मंथन किया है, उस पर हमने अपनी बात भी रखी है। अगर आपने देखा हो तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, हम ये कोई वो नहीं। खैर, हम अपनी बात अब शुरू करते हैं आपसे। तो आगामी जो 25 तारीख को आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो किस संदर्भ में है? हम लोग हर साल ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं, उसको सम्मान दिवस के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो इस बार 110वां जन्मदिन हम लोग ताऊ देवीलाल जी का कैथल में मना रहे हैं। अच्छा। और हमारा ये प्रोग्राम हमेशा एक बड़ी रैली के रूप में और इतना पब्लिक होता है कि मैं आपसे मतलब इतना ऐसा भव्य रैली होती है। और इस बार तो एक स्पेशल चीज़ ये है कि सभी राज्यों के और सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे स्टेज पर। और इस बार की रैली के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अभी 2 दिन ठीक पहले ही हम लोगों ने उस जगह को और 40-40 फुट बढ़ाया है दोनों साइड से, कि लोगों के कैथल में जिस ग्राउंड में कर रहे हैं, कैथल में जिस ग्राउंड में हम लोग कर रहे हैं, अनाज मंडी है कैथल की, कि लोगों की उम्मीद आने की जो हमने सोची है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो 25 सितंबर को लाखों की तादाद में लोग कैथल अनाज मंडी पहुँच रहे हैं। और मैं आपके BVM चैनल के थ्रू आपके एक मैसेज फरीदाबाद की जनता को भी देना चाहती हूँ कि आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का है, INLD का है, तो प्लीज़ आप भी उस रैली में आइए और ताऊ देवीलाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कीजिए। इसमें इस कार्यक्रम या यूँ कहें कि आप पे फ़िलहाल जो जिम्मेदारी जो प्रवक्ता की तो है ही है, लेकिन अब क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो कुछ जटिल और बहुत कुछ एक अलग प्रकार की हैं। आप देख लें, अगर इस परिवार की भी बात करें तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में भी एक विभाजन सा ही देखा जा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विभाजन कहाँ नहीं होता, मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर हम नॉर्मल परिवारों में भी चलते हैं विभाजन तो वहाँ भी होता है। पर मैं एक बात आपके चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, 2013 में चौटाला साहब जब जेल में गए तो लोगों ने ये कहा था कि INLD ख़त्म हो गई है और अब इसके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे और ये पार्टी ख़त्म। बट 2018 के चुनाव से ठीक पहले, हमारे अलग होने से पहले, हर एक इंसान की जुबान पर एक ही बात थी कि 2018 में INLD सरकार हरियाणा में बनेगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, वो बेशक जेल में थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी CM बनेंगे। पर इसमें मैं फिर कहना चाहूँगी, BJP ने फिर अपना बहुत बढ़िया खेल खेला और इस पार्टी के परिवार के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा दुष्यंत चौटाला, एक अभय सिंह चौटाला, और कार्यकर्ता का मनोबल टूटा। पर फिर भी मैं 2018 के बाद का भी कहना चाहूँगी, हाँ, रिजल्ट हमारे फेवर में इसलिए नहीं थे कि लोग भी कहीं ना कहीं दुखी थे कि अब हम किस तरफ जाएं। और उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक सिंगल हमारे MLA थे, पर वो सिंगल MLA भी 89 MLA पे विधानसभा में भारी पड़ते हैं। हाँ, देखा उनको हमने, उनके खैर और आज की जो स्थिति है, जब हमारी हरियाणा परिवर्तन यात्रा चली थी मेवात से 17 फरवरी को यस, तो आज 6 महीने बाद 4200 किलोमीटर चल चुकी है ये यात्रा। और आपने फरीदाबाद में भी देखा होगा और हर एक बंदे की जुबान पे था कि फरीदाबाद जैसे शहर में इतना भव्य उनका स्वागत हुआ था। और इसी यात्रा का आज हमें ये परिणाम मिल रहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जब अकेले चले, आज लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे हैं और बहुत सारी पार्टियों के नेता आपने भी देखा होगा छोड़ के इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आज फिर आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आज मीडिया के मुंह पे भी एक बात है, अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, उसमें मीडिया के लोगों ने एक बात बोली थी कि हमारा ये मानना है आज हरियाणा को चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसा CM चाहिए, क्योंकि वो साफ बेबाक नेता हैं और आज हरियाणा को ऐसे ही CM की ज़रूरत है।
और इसका एक बहुत जल्दी रिजल्ट 2 दिन बाद आपको नज़र भी आ जाएगा कैथल के अंदर। ऐसे में जैसे आप कह रहे थे कि जिम्मेदार आप बीजेपी को ठहरा रहे हैं कि जो भी डिवीज़न हो गया या जैसा भी हुआ, जेजेपी के रोल के बारे में आप हरियाणा की राजनीति पे जो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रभाव पड़ा? चलो डिवीज़न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक विचारधारा ही एक अलग सी हो गई राजनीतिक को। अपना क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जिसे क्या कहते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली बात होगी। ये हुआ ये था, देखिए ये स्वार्थ ही सिद्ध हुआ है। अगर स्वार्थ ना होता तो चौटाला साहब के अंदर जाने के बाद अभय सिंह जी ने अपनी भाभी नैना चौटाला जी को आगे किया और अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला जी को एमपी बनाया हिसार से, और दिग्विजय को युवा की टीम संभालने का मौका दिया। अगर वो स्वार्थी होते तो वो अपने परिवार को आगे लेकर आते, बट उन्होंने अपने भाई के परिवार को आगे लेके आए, और उन्हीं भाई के परिवार ने अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए जब उन्हें लगा कि हरियाणा में हमारी सरकार बन रही है, चौधरी अभय सिंह जी सीएम बन जाएंगे, तो उन्होंने इसका विभाजन कर दिया। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता था वो परेशान भी हुआ, और इस विभाजन का एक नुकसान ये हुआ, लोगों ने उस टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एमपी बनाया, एक परिवार के अंदर एक विधानसभा में नैना चौटाला जी को पहुंचाया, उसका नुकसान अभय सिंह जी को ये हुआ कि उन्होंने पूरी बागडोर उनके हाथ में दी थी। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए, कुछ घर बैठ गए और कुछ दुष्यंत के साथ चले गए। जगजीत जी एक बात बताइए कि 40, 31 और 10 और प्लस 9 अदर्स हैं, 40 बीजेपी के पास हैं, 31 कांग्रेस की हैं और 10 जो हैं वो सीटें आप कह सकते हैं जेजेपी की। जी, अगर इसके बीच में 31 की रेशो और प्लस 10 होता तो सूरत कुछ प्रदेश की क्या हो सकती थी अंडर दैट सर्कमस्टांसेस? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगी, बीजेपी ने तो जहाँ 2 एमएलए हैं ना वहाँ पे भी अपनी सरकार बना दी। इनका गेम इतना तगड़ा होता है, बट डेफिनेटली ये हालात तो बिल्कुल हमारे हरियाणा के ना होते जो आज हैं। आज हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है, रो रही है, और अभी आप आज सर्वे कराएंगे, मैं तो आज की बात भी कर रही हूँ, आज हम फरीदाबाद के भी सर्वे करवाते हैं तो बीजेपी हर सीट पे हारती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ के 2 मंत्री हैं और दोनों मंत्रियों ने पूरा गुंडागर्दी के साथ, खुलकर आपके चैनल पे बोल रही हूँ, गुंडागर्दी के साथ पूरे फरीदाबाद को अपनी एक निजी संपत्ति बना दिया है, और उनको ये लगता है कि पूरा फरीदाबाद उनके अंडर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो आने वाला समय आपको नज़र आ जाएगा, चुनाव बहुत दूर नहीं है और जनता हर चीज़ से परेशान है। तो अगर आप कहें तो मैं तो कल परसों जा रही थी रोड पे, तो मैंने देखा हमारी आशा वर्कर्स घेराव करने जा रही थी किशनपाल गुर्जर जी का। उससे पहले कुछ और लोग थे जो घेराव करने जा रहे थे। तो एक राज्य मंत्री का जब घेराव होता है, इसका मतलब कि वो पार्टी डाउन जा रही है। जब आम बंदे को, आम इंसान को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इनका घेराव करना पड़ता है, इसका क्लियर मैसेज ये जाता है जनता के अंदर कि ये सरकार अब किसी की भी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं अपनी 2 पंक्तियां फिर दोहरा दूं, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब जब लेती है सियासत अंगड़ाई, जब जब लेती है सियासत अंगड़ाई, समझ में नहीं आता ये असीरी है या रिहाई। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजनीतिक चर्चा फरीदाबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हमारे साथ इस वक्त इनेलो के जगजीत कौर पन्नू जी बैठे हैं। हम पहले इनका परिचय दे चुके हैं, प्रवक्ता भी हैं और ये ज़िला अध्यक्ष भी हैं। तो हाल ही में मैम पास हुआ है बिल, महिला आरक्षण बिल जी पास हुआ है। लागू कब होगा ये मैं नहीं कह रहा, मैं, और वो भी निचले सदन में यानी लोकसभा में पास हुआ है जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो 2 दिन पहले ये बिल पास हुआ 20 सितंबर को, और हमारे नए संसद भवन की शुरुआत ही इस बिल से हुई है जी। मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगी। पहले तो ये कहना चाहूँगी, अगर तो ये जुमला है तो ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इन्होंने ये जुमलों की सरकार, हम तो क्या, तो लोग भी कहते हैं ये जुमलों की सरकार है, और इनका कहना है कि वादे करो और भूल जाओ, जुमले सुनाते रहो और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल बेकार है, और अगर सच में ये इसको लागू करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, पर ऐसा अभी तक होता नहीं है। जितना मैंने स्टडी किया इसको, तो मैंने इसमें यही पाया कि इन्होंने अभी ये बोला है 2029 में हाँ जी ये बिल, आई मीन टू से कि इम्प्लीमेंट 2029 में होगा। आप आज से 7 साल बाद की बात कर रहे हैं।
7 ईयर्स, है ना। और आज आप इस बात को कह रहे हैं हम बिल पास कर रहे हैं, 7 साल बाद किस राजा की प्रजा होगी किसी को क्या पता। देखो जी, एक 27 साल पहले ये बिल आया जी, बिल्कुल, ठीक है जी, और प्लस ये कह रहे हैं कि 29 तक का ये टारगेट दे रहे हैं जी, और 27 को ये जोड़ें और 23 चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है जी, और इसमें 6 और देते हैं, तो ये 33 साल तो ये चले गए इसके। अगर 29 में हो जाता है तो, क्योंकि अच्छा फिर उसमें 2 शर्तें और भी हैं, शायद आपने गौर किया या नहीं किया, उसमें परिसीमन भी आता है और जनगणना भी है। जनगणना भी आती है। अब आप जैसे मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्योंकि जुमला तो इनको देना ही है हर बार। अब इनको पता है 2024 के इलेक्शन आ गए हैं और महिलाएं महंगाई को लेकर इतनी परेशानी कि उनके घरों का बजट बिगड़ चुका है। अब उनको ये लगता है महिलाओं को अपनी तरफ हम लोग कैसे करें। इनका ये जो सोचने का जो ना, हाँ, ये बिंदु आपका बड़ा जबरदस्त, आपने बड़ी जोरदार बात करी कि महिलाओं को इन्होंने आकर्षित जो किया है, उन्होंने क्या ये आरक्षण एग्जैक्टली। अब उनको लगा कि अब महिला वोटर को हम कैसे आकर्षित करें, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जुमला इस बार फेंक देते हैं कि 33% हम महिलाओं को वोटिंग के लिए आगे लेकर आएंगे। पर बात आज की हो रही है, मैं फिर कहूँगी वो वाली आपकी वाली बात है, 29 + 6 ये कितना 27 + 6, हाँ 27 + 6 कितना लंबा चला जाता है, हमें नहीं पता 6 साल बाद क्या होने वाला है। अगर आपको इस बिल को पास करना है, लागू करना है, तो अभी कीजिए 2024 से पहले, क्योंकि जो काम आपने करना होता है ये आपको ही सोचना था इस बिल को पास करने के लिए कि भाई अगर हमें इसे पास करना है तो हमारे पास इतनी मैन पावर या इतना सिस्टम होना चाहिए कि हम इसको 2024 में लागू कर पाएँ। और अगर ये 2024 में लागू नहीं करते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि ये इनका जुमला ही है। आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, परिसीमन में, जनगणना में, और इतना आसान काम तो ये है ही नहीं। अभी 29 की बात कर रहे हैं, फिर 29 तक आते आते फिर ये इनका आ जाएगा जवाब कि अभी ये पूरा हो नहीं पाया है, तो भैया इसके लिए अगले और हमें 5 साल। जो मैंने अभी तक देखा, मोदी जी हमेशा ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले आते हैं और एक लोगों की तरफ एक जुमला फेंकते हैं कि इस बार मुझे और 5 साल दे दीजिए, मुझे देश को और बदलना है। ऐसा ही ठीक फिर 6 साल बाद आएंगे 29 में, कहेंगे अब 5 साल और दे दीजिए, मुझे देश बदलना है। पर सॉरी टू से इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार अपने वोट से वो आपको जवाब जरूर देगी। तो दर्शकों, राजनीतिक चर्चा फरीदाबाद में ये थी हमारे साथ जगजीत कौर पन्नू जी, जो कि इनेलो के ज़िलाध्यक्ष हैं और साथ के साथ प्रवक्ता हैं, एक स्पोक्स पर्सन हैं। तो आज हमें इनसे मौका मिला और आगे भी हम इनसे हमारी गुजारिश है इनसे कि आप हमें समय समय पर अपना वक्त जो है, समय जो है वो देते रहें और हम ऐसी चर्चाओं में अवगत कराएंगे अपने ज़िले के जो दर्शक हैं, जो समाज है, लोग हैं, जनसाधारण है, उनको आप लोगों के विचारों से हम अवगत मैं तो आपके चैनल के थ्रू मातृशक्ति से एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि पुरुष भाई तो मेरे बाहर जाते हैं, उन्हें सिस्टम पता होता है, पर महिलाएं ज़्यादातर हमारे देश की घरों में ही रहती हैं और वो आपके चैनल के माध्यम से या और माध्यम से ही इन सब चीज़ों को जान पाती हैं। आज उनको पता है महंगाई इस लेवल तक जा चुकी है, सिर्फ महंगाई ही नहीं, भ्रष्टाचार, हम किसी भी बात फरीदाबाद को लेकर आए, हर चीज़ में हम लोग अव्वल हो चुके हैं। तो इस बार अपनी वोटिंग को करते हुए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जिस सिलेंडर को 1100 कर दिया, अब औरतों को लुभाने के लिए वो 200 रुपये कम कर दिए, पहले आपने बढ़ा दिए 600-700 रुपये, अब 200, तो इतना बेवकूफ़ बनने का समय नहीं रह गया। तो ये सोच हमारी है कि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। हाँ। तो इस बार हमें सोच बदलनी है। तो आखिरकार जो लोकतंत्र का एक सिद्धांत है कि एक की ताकत सब में और सबकी ताकत एक में जी, अगर इसको आप समझते हैं तो लोकतंत्र को अगर ज़िंदा रखना है तो उसमें अपने मताधिकार का खुल के प्रयोग करो और साथ में मताधिकार का प्रयोग बड़ी सोच समझ के साथ करो। बाकी जो सियासी जो वार्तालाप है, चर्चा है या जो कुछ भी है, डायलॉग्स है, ये चलते रहेंगे। तो फिलहाल राजनीतिक चर्चा फरीदाबाद में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।